तो आगे अभी तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। दो पहली प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। जिसको समझ में आ गया वो समझ लेना, जिसको नहीं आया है वो दिमाग पे बिल्कुल जोर मत डालना, सिर्फ याद कर लेना। ठीक, पूरे जीवन वही दिमाग चलाना है। अभी ज्यादा जोर डालेंगे एक आध नस वस उलझ गई तो जीवन भर की दिक्कत है फिर। ठीक, तो इसलिए, और मेरे से तो मैंने आपको पूरे समझाने की कोशिश करी है कि कैसे वो मीन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी वो तो अभी अपने को आगे जाके काम आएगी, और पहली वाली प्रॉपर्टी ये बताती है कि मीन एग्जैक्टली सेंटर में आता। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, जिसका नाम है कंबाइन मीन। कंबाइन मीन प्रॉपर्टी, उसका फॉर्मूला है एक्स डबल बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। दिस इज द कंबाइन मीन प्रॉपर्टी। दो अलग अलग ग्रुप का अगर हमको मीन मालूम हो तो हम उन दोनों ग्रुप को कंबाइन करके कंबाइन ग्रुप का मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर? यहां से इस फॉर्मूले में पांच नोटेशन दिख रहे हैं अपने को। एक्स डबल बार है, डबल बार इसलिए है क्योंकि वो मीनों का मीन है। एक मीन का एक बार और फिर मीनों का मीन है तो डबल बार, तो वो कंबाइन मीन है। n1 का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, n2 का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकंड ग्रुप। x1 बार इज द मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, x2 बार इज द मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। तो आपको सब चीजें वहां क्लियर समझ में आ जाएंगी। आपसे बोला जाएगा कंबाइंड मीन निकालिए, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सामान्य सा उसका कैलकुलेशन है। ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप का टोटल है, ये जो है ये सेकंड ग्रुप का टोटल है। तो दोनों ग्रुप का टोटल कर दिया तो कंबाइंड टोटल आ गया, और उसको फिर कंबाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया तो कंबाइंड मीन निकल जाता है। क्वेश्चन लिखते हैं, द मीन मार्क्स ऑफ 30 बॉयज, mean marks of 30 boys in the class is 24 and the mean marks of 20 girls in the class is 34। क्लास में कुल 50 बच्चे हैं, दो ग्रुप में बांट दिए गए, 30 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं, 30 बॉयज 20 गर्ल्स। बॉयज के एवरेज मार्क्स जो हैं वो 24 हैं और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स जो हैं वो 34 है। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द होल क्लास, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ होल क्लास। पूरी क्लास के मीन मार्क्स कितने होंगे वो अपने को पता करना है। ठीक, तो n1 कितना ले लें 30, n2 कितना ले लें 20, x1 बार कितना 24, x2 बार कितना 34। ठीक, सब मालूम है, n1 n2 भी मालूम है और x1 बार और x2 बार भी मालूम है। तो अब हम निकालेंगे कंबाइन मीन, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कितना आ रहा है, एक्स डबल बार बराबर 30 इंटू 24 प्लस 20 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 50। बताइए आंसर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए और आंसर बताइए कितना। 20, 28 फाइनल। सब कुछ कैलकुलेट करने कर लोगे ना कैलकुलेशन तो। 30 इंटू 24 कितना हो रहा है 720, और 34 इंटू 20 680 डिवाइडेड बाय 50। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 28 फाइनल आंसर आ गया। कंबाइन मीन निकल गया।
वो एग्जैक्टली सेंटर में तो नहीं आएगा, लेकिन वो दोनों x1 बार और x2 बार के बीच में कहीं आएगा। तो x1 बार हमारा 24 है, x2 बार हमारा 34 है, कंबाइन मीन कितना आ गया है? 28 आ गया है। समझ में आ गया हो तो बताइए भाई। चारों वैल्यूज दे रखी होंगी, क्वेश्चन में 1 नंबर का आएगा। अगर इस चैप्टर से उनको न्यूमेरिकल पूछना है, ये चैप्टर मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से अगर न्यूमेरिकल पूछना है तो पहली प्रेफरेंस कंबाइन मीन की रहती है। किसकी? मतलब ज्यादातर आपको इस चैप्टर में कंबाइन मीन के न्यूमेरिकल दिख जाएंगे, और बहुत सिंपल पूछते हैं। मतलब वो तो कभी कभी इतना पूछ लेते हैं कि भैया 10 नंबर है, पहले 6 नंबर का मीन 20 है और बचे हुए 4 नंबर का मीन 30 है, तो बताओ पूरे 10 नंबर का मीन क्या हुआ। ऐसा सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं। ये भी 120, ये भी 120 हो गए कितने? 240/10। तो आंसर कितना आ गया? 24। इतना करने का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक। तो कंबाइन मीन ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता। अभी हमने जो क्वेश्चन करा उसमें हमको कंबाइन मीन ही उन्होंने निकालने का बोला था। अगला क्वेश्चन, द मीन इनकम ऑफ all the workers ब्रैकेट में लिख लो 100 वर्कर्स इन ए फर्म इज 120 रुपीज। एक फर्म में काम करने वाले सभी वर्कर की एवरेज इनकम कितनी है? 120 रुपीज है। द मीन इनकम ऑफ 60 मेल वर्कर्स इज रुपीज 150। 60 मेल वर्कर की एवरेज इनकम कितनी है? 150 रुपीज है। एंड चलो एंड को रुकना, थोड़ा फाइन कर लेना। उसमें 150 रुपीज है मेल वर्कर की। फाइंड दी मीन इनकम ऑफ ऑल दी, नहीं, फाइंड द मीन इनकम ऑफ रिमेनिंग फीमेल वर्कर्स। रिमेनिंग फीमेल वर्कर्स, रिमेनिंग फीमेल वर्कर्स की मीन इनकम आपको निकालनी है। फाइंड द मीन इनकम ऑफ रिमेनिंग फीमेल वर्कर्स, ये क्वेश्चन है। टोटल वर्कर 100 है, उसमें से मेल वर्कर कितने हैं? 60 हैं। उनकी एवरेज इनकम अपने को कितनी दे रखी है? 150 रुपीज दे रखी है। बचे हुए 60 में अगर मेल हैं तो फीमेल कितने हो गए? आंसर 75 आ रहा है। कितने लोगों का आंसर आ गया? अच्छा, और कितने लोग अभी ये उलझे हुए हैं कि क्या क्या दिया हुआ है? टोटल वर्कर कितने? चलो बहुत आसान है, बताइए। 100, उसमें से मेल कितने हो गए? 60। तो n1 अपन मेल मान लेते हैं, वो 60 हो गए, तो n2 ऑटोमेटिकली क्या हो गए? 40 हो गए। मेल की मीन इनकम दे रखी है 150, कितनी? 150 रुपीज। और कंबाइन मीन दे रखा है 120 रुपीज। और फीमेल का पूछा है तो कितना हो गया? x2 बार अपने को फाइंड आउट करना है। अब उसने कंबाइन मीन देके x2 बार पूछ लिया है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, x डबल बार बराबर n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अब x डबल बार कितना है? 120 है। n1 60 इंटू 150 हो जाएगा, n2 40 इंटू x2 बार हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कर देंगे 100। टोटल 100 दे रखा है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब आगे करना है मैथ्स। यहां खत्म हो गया स्टैटिस्टिक्स, और मैथ्स करना वो बेसिक छोटी क्लास वाला। क्या करें अब? 100 को उठा के सामने ले आए तो कितना हो जाएगा? इधर 12,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 1 9,000 ये हो जाएगा, और
ये कितना हो जाएगा, 40x2 बार हो जाएगा। 9000 सामने जाके माइनस हो गया तो कितना बचा, 3000 इज इक्वल टू 40x2 बार, और x2 बार बराबर हो गया 3000 अपॉन 40। आंसर इज 75 रुपीज। इतना बस मैथ्स इसमें करना है, जो कि आपने पांचवी छठी सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ा होगा। इसका 9th 10th के मैथ्स से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, और 11th 12th से तो दूर दूर तक नहीं है। तो जो लोग ये बोलें कि साहब हमारा मैथ्स नहीं था तो हमको समझ में नहीं आया, तो इसमें उस मैथ्स का कोई काम नहीं है जो आप पढ़ करके नहीं आए हैं। ठीक है ना। है कोई 11th 12th मैथ्स वाला क्लास में? बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आप बताइए कि 11th 12th का मैथ्स लग रहा है क्या यहाँ कहीं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग रही हो, एलजेब्रा, वेक्टर, और वो मैट्रिक्स, और भी क्या उनमें क्या क्या होता है वो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हाँ, इनइक्विलिटीज और सेट थ्योरी और फलाना और ढिकाना और ये और वो, डरावने डरावने नाम। ठीक। वो तो अच्छा है आप लोगों ने बीएससी का मैथ्स नहीं पढ़ा है। 11th 12th का जो मैथ्स होता है उसके दोनों ईयर का मिला करके बीएससी के फर्स्ट ईयर का एक पेपर होता है, और हर ईयर में 3 3 पेपर है मैथ्स के। कितने? मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको 3 पेपर मैथ्स के देने हैं, फिर बीएससी सेकेंड ईयर में 3 देने हैं, और फिर बीएससी फाइनल में 3 देने हैं। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है तो मैथ्स के 3 पेपर, केमिस्ट्री के 3 पेपर और फिजिक्स के 2 पेपर। इतने पढ़ने पड़ते हैं, और यही कि यही फिर सेकेंड ईयर में, और यही कि यही फिर फाइनल में। और दुर्भाग्य यह है कि काम एक भी नहीं आता जीवन में। प्रैक्टिकल यूटिलिटी उसकी कोई नहीं है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है छोटी क्लास का जो मैथ्स पढ़ाया, चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं तक का मैथ्स जीवन में बहुत काम आएगा। उसके बाद आ जाती है 9th में टिग्नोमेट्री, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। होता जाता कुछ नहीं है ना? यही है। टिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना, और ज्योमेट्री भी पढ़ी होगी, सबसे बकवास सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारी थ्योरम ऑटोमेटिकली मान मान के प्रूव हो जाती है। आप देखना, फिजिक्स में और मैथ्स में बहुत सारी चीजें माना की से शुरू होती हैं और अंतिम हो जाता सिद्ध किया, हेंस प्रूव्ड। फिजिक्स वाले तो मान मान के सिद्ध कर देता। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो? ये बीच में मैं इसलिए रुक गया उन लोगों के लिए जिन लोगों को भी ये लगाओ कि यार ये कैसे हो गया, और ये 100 उधर कैसे चला गया। वो लोग मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दें, मैं उनकी इस मामले में बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी मेरे सर ने यही बताया था कि अगर 100 यहां से हटेगा तो ऊपर ही जाएगा, और उनको भी उनके सर ने वही बताया था। अब ये शुरुआत कहां से हुई वो मालूम नहीं है। जिस दिन वो आदमी मिल गया उस दिन अपन मिलके उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ठीक है। कॉमर्स वालों को इतना मैथ्स भी पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। 2004 में एक गौरव गांधी आया था पढ़ने, मेरे को नाम याद है उसका। वो एक्स अपॉन वाई, हाँ गांधी मतलब गड़बड़ है, तो एक्स अपॉन वाई बराबर 2/3 लिखा, तो वो हो गया 3x इज इक्वल टू 2y। अब वो बोले ऐसे कैसे होगा आप बताओ, मेरा आप डाउट क्लियर करो। उसके चक्कर में हमारे यहाँ 3 लोग मैथ्स पढ़ा रहे थे, उन 3 ने तो 2 ने तो संन्यास ले लिया, मतलब पढ़ाना ही छोड़ दिया। उसने, एक ने किराने की दुकान डाल ली, एक ने कहीं कुछ कर लिया, और एक साधु बाबा बन गए। धनेश्वर सर थे हमारे यहाँ, वास्तव में वो बड़वा में जाके उन्होंने कोई आश्रम ज्वाइन कर लिया। उस आदमी ने इनको पूरा भरोसा दिला दिया था कि तुमको कुछ नहीं आता है, और 3 आदमी की ऐसी की तैसी करने के बाद उसकी नजर मेरे पे थी। उसने कहा चौथे को भी भगाओ। तो ये वो 3 पढ़ाते थे, मैं
अलग अलग बेच में मैथ्स पढ़ाते थे, मैं अकेला तीनों बेच में स्टेट पढ़ाता था। मेन क्या यार, अच्छा उसके साथ दिक्कत दूसरी थी, वो जब उसका डाउट आउट नहीं रहा तो उसके पापा भी आए एक दिन उसके साथ, तो वो पापा भी पूछने लगे कि ऐसे कैसे होगा। तो घबरा गया यार। वो तीसरे दिन दादाजी भी आए, फिर मेरे को समझ में आया कि यार फैमिली प्रॉब्लम है, इसके खानदान में किसी को मैथ्स का माँ भी नहीं मालूम। बड़ी मुश्किल से मैंने, वो जब गया तो मैंने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाया, अल्लाह बला से बचाए भगवान, और उसका नाम भी याद है आज, देखो 20-21 साल पुरानी बात है। अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, भगवान इधर मत भेजना, ये तो पता चला एक छोटा मोटा गांधी और आ गया, और फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि नीचे ऊपर। तो ऐसी तो किसी के साथ समस्या नहीं है भाई, नहीं है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो इक्वेशन सॉल्व करते हुए आना चाहिए, बस इससे ज्यादा का मैथ्स में आपसे नहीं करूंगा। बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए कैलकुलेटर है ही है, सबने खरीद ही लिया होगा, लिया कि नहीं सबने अभी तक, ले लो। वो नहीं लिया तो इंतजार करो किसी दिन क्लास में बाद रुक के कि कोई भूल जाए। चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है, कोई भूल जाए तो अपन उठा लो, फिर वो समझो भगवान की तरफ से गिफ्ट है, वो तुरंत मिलते उस पर अपना नाम चिपका दो, फिर वो तो सब एक जैसे होते हैं, कोई क्लेम भी नहीं कर सकता है कि मेरा तूने ले लिया, भाई मेरा हो गया वो तो, बस सिर्फ कैलकुलेटर है, दूसरी चीज नहीं है। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। मेरे को ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, हंसा हंसा के ही, क्योंकि आखिरी पीरियड है ना। अगर मैं बहुत गंभीर होकर मित्तल सर की स्टाइल में पढ़ूंगा तो थोड़े दिन में क्या होगा, आप सब उठा कर मेरे को बाहर रख दोगे, ठीक। तो पढ़ते जाओ ऐसे ही मस्त मजे में, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब इसी में एक और अपन कारनामा देखेंगे मैथ्स का। द मीन इनकम ऑफ all the workers in a firm is ₹60। फर्म में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की एवरेज इनकम कितनी है, ₹60 है। द मीन इनकम ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज, मेन इनकम ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स is ₹72 and ₹52 respectively। मेल वर्कर की एवरेज इनकम ₹60 है, फीमेल वर्कर की एवरेज इनकम ₹72 है, नहीं सॉरी, मेल वर्कर की 72 है और फीमेल वर्कर की 52 है, और सबकी मिला के कितनी है, 60। तीनों मीन दिए गए हैं, कंबाइन मीन दे दिया गया है, और x1 बार और x2 बार दे दिया गया। अब क्वेश्चन क्या है, यहां 3 बनते हैं। फाइंड नंबर 1 रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स, रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स। दूसरे नंबर पे परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स। पहले क्वेश्चन उनने बोला है कि मेल और फीमेल वर्कर की का रेशो निकालो, दूसरा बोला है कि मेल और फीमेल वर्कर का परसेंटेज निकालो, संख्या कितने परसेंट मेल है कितने फीमेल है, और तीसरे में बोला है इफ देयर आर 200 वर्कर्स, टोटल संख्या दे दी है, इफ देयर आर 200 वर्कर्स फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। मैं पूरा इसको स्क्रॉल कर देता हूं, पहले आप ऊपर का लिख लीजिए आराम से।
हाँ, रेशो 4:3 तो नहीं है बेटा। चलिए साहब, 2:3। क्वेश्चन लिख लिया पहला। पहला क्वेश्चन है रेशो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर। रेशो निकल जाएगा तो परसेंटेज निकल जाएगा, और परसेंटेज निकल जाएगा तो संख्या निकल जाएगी। चलिए, फार्मूला अपने पास एक ही है और वही यूज करना है, कोई इसके लिए अपने को नए फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है। कंबाइन मीन कितना दिया हुआ है जरा सब बताओ। 60 रुपीज। और x1 बार कितना है? 72। और x2 बार कितना है? 52। ठीक, फार्मूला एक ही अपने पास। जैसे ये कंबाइन मीन और दो ग्रुप का मीन, तीन ग्रुप का मीन दिखे तो समझ लो कंबाइन मीन का ही फार्मूला अपने को यहां लगाना है। जो मालूम है वो रख देते हैं। तो 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू N1 प्लस 52 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तीन मीन मालूम थे, हमने तीनों मीन फार्मूले में रख दिए। अब अगली स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो N1 प्लस N2 उठ के उधर ऊपर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 60N1 प्लस 60N2, और इधर हो जाएगा 72N1 प्लस 52N2। देखो होगा कि नहीं होगा? 60 का इधर आकर के N1 और N2 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये N1 N2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 60N1 हो जाएगा प्लस 60N2 हो जाएगा। और इधर तो बचा ही है 72N1 प्लस 52N1। अब क्या करें? N1 N1 एक तरफ कर लें और N2 N2 एक तरफ कर लें। तो इधर हम कर लेंगे 60N2 और इधर माइनस 52N2, और इधर हम कर लेंगे 72N1 माइनस 60N1। N1 N1 एक तरफ, N2 N2 एक तरफ। अब N2 60N2 में से 52N2 माइनस करें तो क्या बचा? 8N2। और इधर क्या बचा? 12N1। अब उसने अपने से रेशो किसका मांगा है? मेल फीमेल का या फीमेल मेल का? तो मेल फीमेल का मांगा है, तो मेल नंबर ऑफ मेल ऊपर रहेंगे और N2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे। तो इधर हम कर देंगे 8/12 और इधर हम कर देंगे N1 अपॉन N2। N1 ऊपर रखो, N2 नीचे ले आओ, उधर 8 ऊपर रखो, 12 नीचे ले आओ। तो रेशो कितना निकला? N1 अपॉन N2 का रेशो आ गया 8/12, मतलब कितना? 2:3। दो मेल हैं और 3 फीमेल है। हर 5 लोगों के ग्रुप में रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है कि हर 5 लोगों के ग्रुप में 2 मेल और 3 फीमेल का कॉम्बिनेशन है। ये रेशो आ गया साहब। समझ में आया कि नहीं आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता ना? तो 60 उठा के N1 N2 उठा के सामने ले जाएंगे, N1 प्लस N2, ये माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, जो बचा है उसको अपन ने कर दिया। रेशो कितना निकला? 2:3 का। रेशो का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि हर 5 लोगों के ग्रुप में 2 पुरुष और 3 महिलाओं का रेशो है। अब दूसरे क्वेश्चन में उसने अपने से क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है। तो दूसरे नंबर पे हम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ मेल। टोटल लोग अगर 5 हैं तो उसमें मेल कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 40%। रेशो को परसेंटेज में बदल दिया। 2:3 का रेशो है, मतलब टोटल लोग कितने? 5। 5 में मेल कितने? 2। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 40%। परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल क्या हो जाएगा? वैसे तो डायरेक्ट ही आ रहा है 60%। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ गया? 60% आ गया। बोलो हाँ कि ना? पहले में हमने रेशो निकाला था, दूसरे में हमने क्या निकाला? परसेंटेज निकाला। तीसरे नंबर पे उन्होंने संख्या पूछी है। नंबर ऑफ मेल कितने? नंबर ऑफ मेल कितने हो जाएंगे?
80, टोटल कितने 200, तो 40% ऑफ 200, ऐसे लिखो उसको। 200 का कितना 40%, तो कितना हो जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई बाय 200 मतलब कितना 80। अब अगर 200 में 80 मेल है तो फीमेल कितनी रह गए 120, तो नंबर ऑफ फीमेल हो गया आपका 200 माइनस 80 इज इक्वल टू 120। तीनों क्वेश्चन के आंसर निकल गए। रेशो निकलेगा तो परसेंटेज निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा तो संख्या निकल जाएगी। वैसे आज दिनांक तक नवंबर 2006 से जब से सीपीटी नाम की एग्जाम चालू करी थी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पहला अटेम्प्ट सीए की एजुकेशन में जो क्रांतिकारी बदलाव हुआ वो हुआ कब नवंबर 2006, आपके जन्म के कुछ आसपास या शायद उसके पहले। तब पहली बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्जाम हुई थी। उसके पहले सारी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होती थी। मैथ्स स्टेट का पेपर भी 3 घंटे का होता था और बड़े बड़े ऐसे न्यूमेरिकल आते थे, आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आईसीआई उस समय एक गरीब संस्था हुआ करती थी। चार्टेड अकाउंटेंट भी ऐसे गरीब जैसी रहते थे, देख के पता चल जाता था कि ये सीए है। एक चप्पल अलग रंग की, एक चप्पल अलग रंग की, वो भी नीचे से फटी हुई। तो फिर धीरे धीरे कुछ समझदार लोग ऊपर गए। समझदार लोगों ने क्या यार कि कुछ ऐसा जादूगरी करी जाए कि खजाना भर जाए। तो इन्होंने फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आएंगे। उन्होंने कहा अपन अब भीड़ करो, अब गोले भरने की परीक्षा कराओ। अब गोले भरने की परीक्षा में क्या आदमी अट्रैक्शन में आ जाता है कि देख लो क्या जाता है। कभी उस दिन हनुमान जी साथ रहेंगे तो सही लग जाएंगे सारे गोले, तो खूब भीड़ आ गई। फिर आईसीआई ने अटेम्प्ट भी 4 कर दिए। कितने फरवरी में 2, फेल हो जाओ तो मई में फिर आ जाओ, फिर फेल हो जाओ तो अगस्त में आ जाओ, अगस्त में हो जाए तो दिसंबर में फिर आ जाओ। 4 बार परीक्षा। अब लोगों ने क्या बढ़िया यार ये तो, चलो। तो 300 रुपए का रजिस्ट्रेशन आईसीआई का उनने 6000 का कर दिया, जो अब 9000 आप दे रहे हो, और एग्जाम की फीस 200 रुपए से बढ़ा के 1500 रुपए कर दी। खजाना भरना चालू धमाधम, और साल में 4 बार, और खूब बच्चे। हमारी भी बिल्डिंग बन गई, आईसीआई की भी बिल्डिंग बन गई। चार्टेड अकाउंटेंट भी जूते में आ गए, चप्पल वाले। तो फिर ये चली, फिर पहले 2, फिर 4 अटेम्प्ट, फिर 2 साल। अब व्यवस्था भी कैसी लेके आए कि 2 चीजों की पहले अकाल होता था। नंबर 1 तो सीए बन नहीं पा रहे लोग, और नंबर 2 जो सीए हैं उनके पास काम करने के लिए लोग नहीं है, आर्टिकल्स, क्योंकि इतने पास ही नहीं होते थे। तो उनने कहा यार दोनों काम साफ हो जाएंगे। तो सीपीटी के बाद सीधी आर्टिकलशिप। इधर आदमी सीपीटी हुआ नहीं, उधर भगा वो सीए। क्या उनको लगा कि सीए तो बनी गया हूं, या ऑफिस में ही खोलूंगा अब रोज आके। हालांकि उस बेचारे को आता कुछ नहीं था, तो साल 2 साल झाड़ू पोछा ही करता था वहां। पढ़ के क्या गया अकाउंट इकोनॉमिक्स, उसमें थोड़ी ना कोई सीए बन जाएगा। पर आर्टिकलशिप की कमी पूरी हो गई पूरे देश में, क्योंकि लोग इतने पास होते थे कि हर सीए के पास लाइन लग रही, साहब रिकमेंड करना पड़ती थी कि भैया इसको आर्टिकल रख लो। तो मैंने बोले साहब जगह खाली नहीं है। ऐसा एकदम आग लग गई, मतलब धमाधम। फिर सीए घबरा गए, और उनने कहा यार ये बड़ा प्रेशर आता आर्टिकलशिप रखने का, ऊपर तक बात गई। तो उनने कहा परीक्षा 2 कर दो साल में, 4 की जगह 2 बार। फिर चली सीपीटी 2018 तक। तो 2006 से लेके 18 तक, फिर 18 के बाद उसके पहले पूरा डिस्क्रिप्टिव था, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बचा कुछ नहीं था बदलने के लिए, तो उन्होंने कहा 2 डिस्क्रिप्टिव कर दो, 2 ऑब्जेक्टिव कर लो। तो ऐसा सिस्टम करके फाउंडेशन लिया है। फिर आप जैसे पढ़ने वाले बच्चे, जैसे जिनको वो गौरव गांधी जैसे, वो भी कुछ सीए भी गलती से बन के ऊपर चले गए। तो उनने कहा यार सबसे पहले ये मैथ्स स्टेट का पेपर बहुत तकलीफ देता है, तो क्या करना। तो उनने कहा ये इसमें से तो सैंपलिंग और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो ये सब हटाओ स्टेट में से,
और मैथ्स में से भी एक दो कठिन कठिन चैप्टर उन्होंने हटा दिए और उन्होंने कहा आप क्या करें, तो उन्होंने कहा रीजनिंग डाल दो। तो सीए वाला बच्चा पढ़ता है कि सुरेश की मम्मी की मौसी के लड़के की लड़की सीता सुरेश की कौन है, जिसका सीए के एजुकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो 4 चैप्टर उनने इसलिए डाल दिए बच्चों को कि चलो भाई कोई मैथ्स भी नहीं कर पा रहा, स्टेट भी नहीं कर पा रहा, तो लॉजिकल रीजनिंग में 20 नंबर लिया। तो 2006 से लेके अभी तक की पूरी जर्नी मैंने, और सब आज की तारीख में आईसीएआई वही गरीब संस्था, वही चप्पल वालों की। अब बीसीसीआई के बाद, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बाद एशिया की दूसरे नंबर की सबसे रईस संस्था है। इसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनका दिमाग। समझ भाई, अपने को भी आगे जाके बैठना है और सब सौगंध खाएंगे जिसको जो जो पसंद है उसकी, कि आगे जाके मैथ्स स्टेट में छेड़खानी नहीं करेंगे। मेरे को थोड़े दिन और पढ़ा लेने दो, जिस दिन तुमको पता चल जाए खत्री से रिटायर हुए उस दिन स्टेटिस्टिक हटा देना, मेरे को टेंशन नहीं है। जैसे मेरे सब्जेक्ट में तो किसी को भी कोई टेंशन होगी नहीं कि हो रही है, आज हुई होगी कुछ लोगों को कि यार ये 2 दिन से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, आज साला ये ऐसा उठा लाया यार, ये उल्लू बना दिया यार। तो भैया रेशो निकालने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दूंगा मैं। अब मैं कभी भी 50 मिनट से ज्यादा नहीं, 45 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, मगर मेरे को बोलेगा भी तो मैं 45 मिनट ही पढ़ूंगा। गर्मी के दिन चल रहे हैं, एक आध कन्या अभी बेहोश वेहोश होके गिर गई, एक बार गिर गई थी, एक प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था मैं, बेहोश हो गई वो, उसके माँ बाप आज तक ढूंढ रहे मेरे। तो रिस्क नहीं लेते हम। लड़का तो भी मर्द है बेचारा, ऐसे तैसे अपने आप को संभाल के बैठा रहता है। हमारी छोटू देखो कितनी 1-1.5 साल से पढ़ रही है वो, बीच में बैठी हुई है, मुंह छुपा रही है यूं करके। कितनी बार पढ़ लिया मीन मीडियन मोड? 3 बार। देखो अब भगवान, तू पढ़ने ही आ रही है ना, और कोई योजना तो नहीं तेरी? चलो कल मिलते हैं, क्वेश्चन करें आज अपन ने कंबाइंड मीन के, कल करेक्टेड मीन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।